मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। आज 15 अगस्त है और कहते हैं कि इस दिन हम आज़ाद हुए थे, लेकिन इस वक्त भारत के हालात देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि वाकई ये आज़ादी हमें कहीं से कहीं तक खुशी दे रही है। बेशक आप लोग स्टेटस लगा रहे होंगे, आप पूरा प्रमाणित कर रहे होंगे कि हम भारतीय, किसी भी तरह हम नेताओं के सर पे जाकर चढ़ जाएं, उनके फ़ोटो लगा लगा के आप वायरल कर रहे होंगे, लेकिन कभी अपने ज़मीर को झंझोड़ कर देखिए कि आज़ादी किसको कहते हैं। आज़ादी कहते हैं कि किसी मुल्क में आप अच्छी शिक्षा ले लें, अगर बीमार हो तो अच्छे स्कूल हो, खुलकर जी सकें, खुलकर अच्छा एनवायरनमेंट हो, सड़कें, अस्पताल, मंत्रालय, संत्रालय सब आपके लिए काम कर रहे हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अब बरसात चल रही है, आप देखिए किस कदर बुरे हालात हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। आप तमाम चीज़ें जो हम सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं वो हमारे लिए इस्तेमाल होती हैं हमारा बुरा करने के लिए। जिस हम सरकार को चुनते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, वो सारे मंत्रालय हम बनाते हैं, एक कोई एजुकेशन मिनिस्टर बनाते हैं, कोई हम स्वास्थ्य मंत्री बनाते हैं, कोई रोड मिनिस्टर बनाते हैं, कोई ईडी बनाते हैं, कोई सीबीआई बनाते हैं, कोई ईडी बनाते हैं, और फाइनली हमारे ऊपर इनका इस्तेमाल, यानी हम ही जनता के ऊपर इसका इस्तेमाल करा जा रहा है। आज के भारत में हम खुलकर सांस नहीं ले सकते। और इसी भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरत चुड़ैल ने बोला था कि भारत जो है सही मायनों में 2014 के बाद आज़ाद हुआ। तो सुनो चुड़ैल साहिबा, भारत 2014 के बाद आज़ाद नहीं हुआ, ग़ुलाम हुआ। आज हम खुलकर सांस नहीं ले सकते। आप ही देखिए कि हज़ारों की जो भीड़ है, जो बीमार है, आप किसी भी अस्पताल के बाहर जाकर देखिए, एम्स के बाहर जाकर देखिए, जितने भी सरकारी अस्पताल है वहाँ जाकर देखिए, आपको इतने खतरनाक पेशेंट बाहर पड़े हुए नज़र आएंगे। तो ये सरकारी अस्पताल जो बनाए जाते हैं वो हमारे लिए बनाए जाते हैं, और ये हर दफ़ा बनाए जाते हैं क्योंकि जिस लिहाज से पब्लिक बढ़ती है, जनरेशन बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, उस लिहाज से अस्पताल बनते हैं। लेकिन ऐसा कोई मैंने तो नहीं देखा कि 15-20 साल में कोई अस्पताल नया बनाओ, जबकि बच्चे लगातार पैदा हो रहे होंगे। मैं जिस इलाके में ओखला में रहती हूँ, यहाँ पर अनऑफिशियली आबादी 13 लाख है, और इन 13 लाख में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है। हाँ, प्राइवेट अस्पताल बहुत सारे, चप्पे चप्पे पे बड़े बड़े अस्पताल हैं, ताकि आपको और लूटा जा सके। सरकारी स्कूलों का हाल आपने देखा है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर सरकारी स्कूल में आपके बच्चे को अलग से एजुकेशन दी जाती है। हिंदी मीडियम तो टीचर नहीं आते, बच्चे बिल्कुल खस्ता हाल। यहाँ पर टीचरों की बल्ले बल्ले होती है जो लाखों लाख छाप कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ आप प्राइवेट स्कूल देखिए जहाँ पर पेरेंट्स लाखों लाख डोनेशन देते हैं और एक अच्छा सा माहौल होता है, और वहाँ पर आपका बच्चा एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं पेरेंट्स को, और आपका बच्चा हाई क्लास पैदा होता है। जबकि अगर आप अमेरिका में जाएंगे, अमेरिका में सिर्फ स्कूल होता है, वहाँ पर ये नहीं होता प्राइवेट स्कूल तो सरकारी स्कूल। वहाँ पर एक जैसी तालीम, एक जैसी शिक्षा होती है, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा, और कुछ किलोमीटर में वहाँ आपको 7-8 स्कूल मिल जाएंगे। जबकि भारत में इस वक्त जब से ये सरकार आई है 70,000 से ज़्यादा स्कूलों को ये बंद कर चुकी है, जिनमें 6,000 का आंकड़ा उत्तर प्रदेश का है जहाँ पर स्कूलों को बंद कर रही है। ठीक, धर्म के आधार पर आपसे लड़ रही है। आप जब किसी सरकार को चुनते हैं वो आपके टैक्स पर आती है। आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आप रोड टैक्स दे रहे हैं उस स्टेट का जिस स्टेट में आपने गाड़ी ली। लेकिन जब आप पेट्रोल बढ़वाते हैं तो उस पेट्रोल में 18% वो चार्ज होता है जब आप किसी भी स्टेट में दूसरी स्टेट में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि आप ज़रा सा दूसरी स्टेट में एंट्री करते हैं, लाओ भाई 400 का टोल, लाओ भाई 500 का टोल, यानी कि आप हज़ारों हज़ार की उसमें घिर जाते हैं और टैक्सों की मार में मरते हैं। यानी अपनी गाड़ी भी आप नहीं चला सकते, वहाँ भी सरकार आपको चलाने नहीं देगी। रोड के आलम देखिए कि टूटे हुए रोड है। आपको एक वाक़या बताऊँ, शायद आप यकीन नहीं करेंगे, पुणे में एक ऐसा रोड है जो 48 साल पुराना रोड है, वो आज तक टूटा नहीं था। और जिन लोगों ने बनाया था वो 2 पारसी भाई थे। उन्होंने कहा था कि 10 साल तक की हम गारंटी लेते हैं कि इसमें कोई भी फूट नहीं होगी, अगर होगी तो हम करेंगे। उस कंपनी को आज तक इन्होंने दोबारा ठेका नहीं दिया, क्योंकि जो रोड बनाते हैं, रोड बनाने से पहले ये ऐसा माल लगाते हैं ताकि दोबारा रिपेयरिंग का इनको ठेका मिल जाए और दलाली का काम हो। हिंदुस्तान आज दलाली के एक तरह से कहिए कि दहाने पर बैठा, हर काम दलाली पर होता है। सरकारी अस्पताल
अस्पतालों का आलम देखिए बिल्कुल ख़त्म, सरकारी अस्पतालों के साथ आप सरकारी स्कूलों का हाल देखिए बिल्कुल ख़त्म। आप ये देखिए बच्चे पढ़ना चाहते हैं, स्कूल नहीं है, नीट के इम्तहान मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो नीट का तोता डाल के लाखों करोड़ों का गबन हो रहा है और उसमें भी बच्चे खुदकुशी कर करके मर रहे हैं कि नाम नहीं आता। तो ये भारत है, कौन सी आज़ादी की बात आप कर रहे हैं? कल को जनाब आएंगे, ठीक है, लाल किले पे चढ़ जाएंगे, वही लाल किला जो मूल्य मुसलमानों का है, मुगलों का, जिन मुगलों को कोस कोस कर ये सुबह शाम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उसी पर जनाब आएंगे और अफलातून हाँकेंगे 20 साल आगे हम ये करेंगे और हमने ये करा, अमृत काल तो ये वाला काल तो वो वाला गाल तो ये वाला लाल। तो ये सब आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये अदालतें हमारे लिए आसानियाँ पैदा करती है, तो क्या ये हमारे लिए आसानी पैदा कर रही है? सबसे ज़्यादा जो भ्रष्ट चल रहा है इस वक्त, जज चल रहे हैं जो पूरे के पूरे केस उलट देते हैं पैसा लेके। ये तमाम थाने, ये तमाम पुलिस महकमा किसके लिए बनाया जाता है? ये हमारे लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है। तो क्या थानों में हमारी आम पब्लिक की सुनवाई होती है? ना, मुजरिमों की सुनवाई होती है और मुजरिमों को पैसा लेकर आम पब्लिक को फंसाया जाता है, उल्टी सीधी दिफाएं लगाकर उनको जेलों में ठूसा जाता है। ईडी, सीडी, सीबीआई ये किसके लिए काम करें? हमारे लिए काम करें, हमारे खिलाफ काम करें। आपको शायद इस वाली बात का यकीन नहीं आएगा, इस आज़ाद मुल्क में जो मेरे लिहाज से ग़ुलाम मुल्क है, इसमें लाखों लाख लोग अपनी नागरिकता छोड़कर भारत को खैराबाद कह रहे हैं, जिनके पास पैसा, क्योंकि वो कह रहे हैं हम टैक्स दे रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स भारत ही देता होगा, हाउस टैक्स तो, रोड टैक्स तो, वाटर टैक्स तो, एजुकेशन टैक्स तो, GST, ये ST वो ST। उसके बावजूद यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पर नील बटा सन्नाटा। आपके बच्चों की मॉब लिंचिंग भी धर्म के आधार पे आपको मारा जा रहा है, आपके धर्म स्थल सेफ नहीं है, आप कम्युनिटी के ऊपर मारे जा रहे हैं, आप किसी पार्टी को अगर सपोर्ट करते हैं तो भी आप मारे जा रहे हैं। तो ये आज़ादी नहीं, ये ग़ुलामी है और ये ग़ुलामी उन लोगों को मुबारक हो जो फ़र्ज़ी लोग हैं। अगर आप चाहते हैं कि वाकई आप आज़ाद हो तो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना सीखिए। जिस तरह आपने देखा कि राहुल गांधी ने, आप ये देखिए किस तरह इनको बेनकाब करा कि किस तरह उन्होंने फर्जीवाड़ा करा, और अब तो निकल रहा है कि आज जहां हमारे जनाब मोदी जी जीत कर आए वहां पर आज प्रोटेस्ट चल रहा था कि मोदी चोर है और ये धोखे से जीत कर आए, हम इसको नहीं मानते कि यहाँ का ये सांसद है। तो जो वोट चोरी करके आपके सत्ता परिवर्तन करके बैठे हो, तो क्या ये आज़ादी इनके लिए बनाई जानी चाहिए? क्या ये लगते हैं कि दावेदार हैं कि इन्होंने आपको आज़ाद करा? आज़ादी जब मानूंगी जब आप सुकून से सोएंगे, आज़ादी में जब मानूंगी जब आपका बच्चा हायर एजुकेशन लेगा, आज़ादी में जब मानूंगी जब अगर आपको अस्पताल की ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन आपको अस्पताल में जगह मिले, आज़ादी में जब मानूंगी जब आपको बोलने की आज़ादी हो, सांस लेने की आज़ादी हो। तो ये फ़र्जी आज़ादी इन लोगों को मुबारक, क्योंकि ये हमारी नज़र में सन 2014 के बाद ग़ुलामी है। ये 15 अगस्त हमारे लिए इस वक्त ग़ुलामी का प्रतीक है, क्योंकि हम आज़ाद हुए थे, बड़ी मेहनत से आज़ाद हुए थे, और किस तरह हमने अंग्रेज़ों से ये आज़ादी छीनी थी, कितनी कुर्बानियाँ दी थी, और हर कम्युनिटी ने कुर्बानी दी थी, खासकर मुसलमानों ने भी बहुत लाखों लाख कुर्बानियाँ दी थी। लेकिन सन 2014 के बाद जिस तरह हम ग़ुलाम बन गए हैं, तो मुझे नहीं लगता ये आज़ादी, क्योंकि यहाँ पर बोलने की आज़ादी ख़त्म हो गई। सोशल मीडिया पर आप कुछ बोल नहीं सकते, आपके ऊपर केस हो जाते। मैं अमन रिजवी जिसका लगातार कभी फेसबुक उड़ा देते हैं, कभी आपने सुना किसी का व्हाट्सएप सस्पेंड हुआ, मेरा व्हाट्सएप भी सस्पेंड कर दिया, क्योंकि मैं हक की बात करती हूँ, आपके लिए बात करती हूँ, आपके लिए लड़ाई लड़ती हूँ। तो जहाँ पर किसी भी तरह की आज़ादी ना हो वहाँ पर 15 अगस्त में मान ही नहीं सकती। ये ग़ुलामी का प्रतीक है जो ये लोग लेकर आए, और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हम तिरंगा नहीं फहराएंगे, हम भगवे को सपोर्ट करेंगे। और आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गौडसे के चाहने वाले, आपको पता होगा कि नागपुर जो RSS का हेडक्वार्टर है, वहां 55 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया। जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो इन्होंने अपनी मां को रोके वहां पर झंडा फहराया था। जो झंडे की परवाह ना करें, जो संविधान की इज्जत ना करें, जो महिलाओं की इज्जत ना करें, जो देश को बेच के खा जाएं, और 160 लोग, मात्र 160 लोग पूरे भारत को कैप्चर करके बैठ गए, और भारत 40% भारतीय जो है वो बिल्कुल होमलेस है, उनके पास कोई मकान नहीं, 60% भारतीय भूखे सोते हैं। तो भैया आपको मुबारक हो, ये आज़ादी नहीं, ये ग़ुलामी है।